ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका के मुंह से ना सुनते ही सबको बहुत बड़ा झटका लगा, खासकर कुणाल को। कुणाल जिसने अभी अभी अनिका के लिए सबको खामोश कर दिया था, उस अनिका ने कुणाल को रिजेक्ट कर दिया था। कुणाल के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। उसके ईगो पर बहुत बड़ा वार हुआ था। कुणाल की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि उसके सिर पे खून सवार है। कुणाल ने अपने एक मुट्ठी इतनी जोर से दीवार पर दे मारी कि पास टंगी पेंटिंग नीचे गिर गई। कुणाल ने चिल्लाते हुए अनिका से पूछा, क्या मतलब कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? अनिका ने बिना डरे कुणाल से साफ साफ कह दिया, तुम्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं कभी तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बात सुनते ही कुणाल ने लॉबी में रखा गमला जोर से पकड़कर तोड़ दिया। मौका देखते ही मनीषा दौड़कर कुणाल के पास आई और उसे शांत करते हुए कहने लगी, देख ली इसकी असलियत। मुझे पता है ये ऐसा क्यों कह रही है। सबके सामने शादी से मना करके हमें ये दिखाना चाहती है कि ये तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी, बल्कि तुम इसके पीछे पड़े हो। जरूर ऐसा करने के पीछे भी इसकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। कामनी जो जमीन पर गिरी थी वो ही गौतम का सहारा लेकर उठी। मनीषा की हाँ में हाँ मिलाती हुए कामनी ने कहा, माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भला इसकी क्या औकात कि ये कुणाल को मना करे। एक लड़की जिसकी समाज में कोई औकात नहीं, कोई इज्जत नहीं, जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हो और एक नाजायज बच्ची को अपने साथ लेकर घूम रही हो, भला उसकी क्या चॉइस हो सकती है। अगर कोई लड़का तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हो रहा है तो इसे तुम अपनी खुशकिस्मत समझो, और अगर लड़का कुणाल जैसा हो तो समझ लो कि तुम सपना देख रही हो। कामनी अब कमल डोगरा के पास जाकर कहने लगी, अंकल मैंने कहा था ना आपसे, ये लड़की बहुत चालबाज है। ये जानबूझकर ये सारा दिखावा कर रही है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुणाल को समझाऊंगी और इसका भूत उसके सिर से उतार कर रहूंगी। कामनी की बात सुनकर कुणाल ने गुस्से से कामनी से कहा, कामनी तुम बीच में मत बोलो प्लीज, कीप योरसेल्फ आउट ऑफ दिस। कुणाल ने दबी आवाज में बड़े गुस्से से अनिका से पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? व्हाट डू यू वांट? कुणाल की बातों का जवाब देते हुए मनीषा ने कहा, भिखमंगी है या? माँ की भिखमंगी बेटी पैसा ही मांगेगी और क्या। अभी इसका भीख मांगा परिवार भी आया था हमारे घर भीख मांगने। उसके मामा हॉस्पिटल में है और उनका बिल भरने के लिए इनके परिवार के पास पैसे नहीं है। अरे जब पैसे नहीं है तो जीकर करेंगे क्या? मर जाने दो उन्हें। मनीषा की इस बात पर अनिका को बहुत गुस्सा आया। अनिका मनीषा की इस बात का करारा जवाब देना चाहती थी, मगर वो जवाब दे उससे पहले कॉरिडोर की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, किसने कहा हमारे खानदान के पास बिल भरने के पैसे नहीं है? सबने जब मुड़कर देखा तो पीछे से अंजलि मल्होत्रा कॉरिडोर में चलकर आ रही थी। अंजलि आंटी तेज चलती हुए सबके पास आई और बोली, आप में से किसी को भी अनिका के मामा की हॉस्पिटल की बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही अनिका के फ्यूचर की। अंजलि के ये कहने के बाद सब लोग कुछ पल के लिए सिर्फ अंजलि को देखते रहे। कमल डोगरा अंजलि आंटी को गौर से देखने लगे। वह अंजलि आंटी के थोड़ा पास जाकर बोले, मिसेज मल्होत्रा आप यहाँ? कमल डोगरा के मुंह से मिसेज मल्होत्रा का नाम सुनकर गौतम और मनीषा हैरान हो गए। कुणाल को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी वह जिनके साथ अपना नाम जोड़कर अनिका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, वही मिसेज मल्होत्रा अनिका के बचाव में बोल रही थी। मिसेज मल्होत्रा को देखकर कमल डोगरा ने बड़े रेस्पेक्ट के साथ पोलाइटली रिक्वेस्ट की, वेल मिसेज मल्होत्रा, मुझे पता नहीं था कि आप मनाली में हैं। मैं कई दिनों से आप लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? अंजलि ने अपना राइट हैंड ऊपर करके कमल डोगरा को आगे कुछ बोलने से रोक दिया और कहा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ किसी बिजनेस मीट के लिए नहीं आई। दिस इज माई फैमिली टाइम। इतना कहकर अंजलि आंटी अनिका के पास गई और अपने दोनों हाथ अनिका के कंधों पर रखकर बोली, एंड सी इज माई फैमिली।
सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि मनाली में किसी ने अनिका की साइड लेकर बात की हो। अंजलि आंटी ने अनिका के गाल पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि आज मैं तुम्हें एक खास मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ, और खास मेहमानों को इतना वेट करवाना अच्छी बात नहीं है। अंजलि आंटी के शब्द खास पर कुछ ज्यादा ही जोर डाला था, जिससे बाकी खड़े लोग सोच में डूब गए कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी था जिससे मिसेज मल्होत्रा अनिका को मिलाना चाहती थी। अंजलि ने अनिका से कहा, अब चलो बेटा, देर मत करो। जैसे ही अंजलि और अनिका चलने लगे, सामने खड़े लोग बस उन दोनों को फटी आंखों से देख रहे थे। वो लोग ये तक भूल गए कि वह अनिका और अंजलि का रास्ता रोककर खड़े थे। अंजलि ने सबको रिक्वेस्ट करते हुए बड़े पोलाइटली कहा, प्लीज नाउ विल यू एक्सक्यूज मी अस। जैसे ही अनिका की ओर अंजलि कॉरिडोर में आगे चलने लगे, अनिका ने देखा कि ठीक सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित को वहां देखते ही कमल डोगरा, कुणाल डोगरा और गौतम का परिवार यह समझ गया था कि मिसेज मल्होत्रा जिस खास इंसान से अनिका को मिलवाना चाहती थी, वह और कोई नहीं बल्कि मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस रोहित मारवा था। कामिनी ये देखकर ईर्ष्या से झुलस गई थी कि उसने इतनी जोर से अपनी मुट्ठी कसी कि उसकी उंगलियों के लंबे नाखून टूट गए। कॉरिडोर के एक तरफ जब यह सब कुछ चल रहा था, तब रिया और आर्यन चुपके से थर्ड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर के बीच में स्टेयर केस पर जाकर बैठ गए। रिया ने अपने चेहरे से टॉवेल से बनाया हुआ स्कार्फ हटाया और अपने फनी सन ग्लासेज भी उतार दिए। जब आर्यन ने अपनी बहन रिया का चेहरा देखा तो रिया का चेहरा पसीने से भीग चुका था। आर्यन समझ चुका था कि रिया ने उसे अंदर जाने से रोकने के लिए बहुत मेहनत की थी। आर्यन ने रिया से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? रिया ने पसीना पोंछते हुए आर्यन से कहा, अभी कहीं मत जाओ, थोड़ी देर हमें यहीं छुपकर रहना होगा। तब तक मैं सोचती हूँ कि आगे क्या प्लानिंग करनी है। रिया और आर्यन बातें कर रहे थे, तभी रिया को ऐसा लगा जैसे उनकी बातें कोई पीछे खड़े होकर सुन रहा था। रिया और आर्यन ने धीरे से मुड़कर पीछे देखा। स्टेयर केस की पहली सीढ़ी पर सनी खड़ा खड़ा कांप रहा था। सनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सनी ने कोई भूत देख लिया हो। रिया और आर्यन को एक साथ देखकर सनी की सांसें जम गई थी। ऐसा लग रहा था मानो सनी को मिर्गी का दौरा पड़ा हो। थोड़ी देर तक तीनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जब थोड़ी देर बाद सनी की सांसें नॉर्मल होने लगी, तब आर्यन ने सनी से पूछा, चाचू क्या मैं आपके लिए भी पानी लेकर आऊं? कांपती हुई आवाज में सनी ने कहा, मेरा शक सही था, आर्यन दो है, दो आर्यन है। आर्यन और रिया एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई थी और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी रिया को एक तरकीब सूझी। उसने सनी से कहा, देखो चाचू, अब आप सबको यह सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूं। मैं एक ही हूँ और मेरा नाम आर्यन है, लेकिन मैं अपनी क्लोन बना सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ सुपर पावर्स है। रिया की यह बात सुनकर सनी ने तुरंत जवाब दिया, देखो, हो सकता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। कोई सुपर पावर्स नहीं होते, मैं जानता हूँ। और तुम आर्यन की क्लोन कैसे हो सकती हो? तुम एक लड़की हो और तुम्हारी बातों से यह भी पता चलता है कि तुम काफी चालाक हो। तुम आर्यन की क्लोन नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर रोहित भैया को बताता हूँ कि आज मुझे आर्यन के साथ साथ उनकी बेटी भी मिल गई है। यह कहकर सनी ऊपर की ओर स्टेयर केस चढ़ने लगा। आर्यन और रिया उसे रोकने की कोशिश करने लगे। आर्यन ने सनी का पैंट जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, सनी चाचू प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मगर सनी आर्यन की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। सनी जैसे ही थर्ड फ्लोर की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, उसने पीछे से आवाज आई, फॉलो माई ऑर्डर। अगर तुम यह चैंपियनशिप जीतना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा कैप्टन चाहता है। सनी आगे बढ़ते हुए रुक गया। उसने जब सीढ़ियों के नीचे खड़े रिया की ओर देखा, रिया की आंखें की चमक देखकर सनी समझ गया स्वीट एंजल यानी कि उसकी गेम गुरु और कोई नहीं बल्कि स्टेयर केस की ऊपर खड़ी प्यारी सी लड़की जिसकी शक्ल हूबहू उसकी भतीजे से मिलती थी, वही है। अपने गुरु की आवाज सुनकर
सनी ने रिया से पूछा, क्या तुम ही स्वीट एंजल हो? रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ सनी को ऑर्डर करते हुए बोली, हाँ मैं ही स्वीट एंजल हूँ, और गेम हो या रियल लाइफ, मेरे प्लेयर्स मेरे बनाए हुए रूल्स तोड़े या मेरी प्लानिंग के मुताबिक ना चले, ये मुझे पसंद नहीं है। सनी दौड़कर सीढ़ियां उतरा और रिया के हाथ पकड़कर चूमने लगा। सनी आर्यन और रिया को पूछने लगा, यह सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? प्लीज कोई मुझे पिंच करो। अगर यह सपना है तो मुझे प्लीज जगा दो, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है। रिया ने सनी का हाथ पकड़कर उसे बिना पूछे काट लिया। सनी जोर से चिल्लाया, हाँ हाँ, दिस इज रियल, दिस इज रियल। अपने हाथ को झटकते हुए सनी ने रिया से पूछा, अब मुझे यह तो समझाओ कि यह सब क्या है, और यह सब भैया को बताने से तुम लोग रोक क्यों रहे हो मुझे? आर्यन ने सनी को सीढ़ियों पर बिठाया और उसे समझाने लगा, जरा सोचो, अगर आपने डैड को सब कुछ बता दिया और डैड को पता चल गया कि रिया की मॉम ही मेरी मॉम है, तो डैड क्या करेंगे? यह सुनकर सनी बिल्कुल चौंक गया। उसने आर्यन से पूछा, इसका मतलब कि वह मिस अनिका गुलेरिया वही तुम दोनों की माँ है? यह सुनते ही सनी समझ गया कि दोनों बच्चे नहीं चाहते थे कि उसकी असलियत किसी को पता चले कि वह एक नहीं बल्कि दो है। दोनों बच्चों की अकल को दाद देते हुए सनी ने दोनों को सॉल्यूट किया, फिर दोनों की प्लानिंग के लिए तालियां बजाने लगा। तभी रिया ने अपनी उंगली लिप्स पर रखकर सनी को शोर मचाने से रोक लिया। सनी ने अपनी हंसी कंट्रोल की और आवाज कम करती हुई रिया और आर्यन के लिए अपलॉड करने लगा। 5 साल पहले जब रोहित मारवा आर्यन को घर लेकर आया था तो सब हैरान रह गए थे। अचानक रोहित ने आकर सबसे कहा था कि आर्यन उसका बेटा है। उन लोगों ने उससे पूछने की कोशिश की कि आर्यन की माँ कौन है, तो रोहित ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सबसे कह दिया कि वह आर्यन की माँ का नाम इस घर में सुनना नहीं चाहता, ना ही किसी को उसके बारे में कोई बात जानने की जरूरत है। रोहित की उम्र भले ही कम थी, मगर उसकी काबिलियत के कारण मारवा खानदान के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और कुछ हद तक रोहित से डरते भी थे। उसका लिया गया फैसला, चाहे वह बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, मारवा खानदान के लिए लगभग आखिरी फैसला हुआ करता था। मगर रोहित की बातों से इतना तो साफ था कि आर्यन की मां ने रोहित के साथ जरूर कुछ ऐसा किया था जो रोहित किसी को बताना नहीं चाहता था और ना खुद ही भूल पा रहा था। रिया ने सनी के कंधों पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, चाचो, क्या तुम्हारा हमारा यह छोटा सा सीक्रेट हमने अब तक नहीं रख सकते? रिया ने सनी के कंधों पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, चाचू, क्या तुम हमारा यह छोटा सा सीक्रेट अपने तक नहीं रख सकते? रिया के रिक्वेस्ट सुनकर किसी भी इंसान का दिल पिघल जाता। सनी का भी पिघल गया था, मगर उसके सामने बार बार रोहित का चेहरा आ रहा था। उसने रिया से कहा, मगर मैं यह इतनी बड़ी बात भैया से कैसे छुपा सकता हूँ? अगर उन्हें पता चला कि मैंने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई है तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। पिछली बार जब रोहित भैया ने मेरा एक छोटा सा झूठ पकड़ लिया था तो 7 दिन तक मुझे अपने घर वापस भेज दिया था। जरा सोचो, मैंने इतने दिन तक ना गेम खेली ना मोबाइल की ओर देखा। बस मेरा मन ही जानता है मैंने अपने घर पर वो दिन कैसे गुजारे थे। मुझे समझने की कोशिश करो। अगर इतनी बड़ी बात मैं भैया से छुपाता हूँ और अगर उन्हें कहीं से पता चल जाए कि मैंने यह बात उनसे छुपाई है तो समझ लो रोहित भैया मुझे हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर वापस भेज देंगे। फिर ना तुम मेरी गुरु होगी और ना मैं तुम्हारा फैन। मेरे पास ना मोबाइल रहेगा और ना ही मेरी गेमिंग की दुनिया। ये ख्याल आते ही सनी फिर से कांपने लगा। कांपती हुई आवाज में सनी ने रिया और आर्यन से कहा, मुझे माफ करना, मैं इतनी बड़ी बात रोहित भैया से नहीं छुपा सकता। सनी की यह बात सुनते ही रिया ने अपनी आवाज और अपना टोन बदलते हुए सनी से कहा, ठीक है, फिर इस साल की चैंपियनशिप में टीम से किस किस को लेना है इसके बारे में मुझे भी सोचना होगा। जानती हो ना इस बार की चैंपियनशिप कितने मजेदार होने वाली है। सनी के लिए गेमिंग चैंपियनशिप किसी सोल्जर को दिए गए मिशन से कम नहीं था। रिया की दी हुई धमकी ने सनी को सोचने पर मजबूर कर दिया था।
वीवीआईपी रूम में अंजलि, अनिका और रोहित बैठकर बातें कर रहे थे। अंजलि ने रोहित से कहा, माफ करना रोहित, वह बाहर मैंने उन लोगों के सामने जो कुछ भी कहा वह बस उन्हें जलाने के लिए कह दिया था। प्लीज डोंट माइंड अबाउट इट। अंजलि आंटी की यह बात सुनकर रोहित थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा। एक पल के लिए उसे सचमुच ऐसा लगा था कि अंजलि आंटी चाहती थी कि वह और अनिका एक दूसरे के बारे में सोचे और बात आगे बढ़ाए। अभी तीनों बात कर ही रहे थे कि वेटर खाना लेकर आया। होटल पैराडाइज का बेस्ट क्यूजिन, कॉन्टिनेंटल और इंडियन डिशेज टेबल पर सजाई गई। जब वेटर ने रोहित से पूछा कि शैल आई सर्व यू सर, तब रोहित ने अनिका और अंजलि की ओर इशारा करते हुए वेटर से कहा, लेडीज फर्स्ट। वेटर ने पहले अनिका को सर्व किया। अनिका ने कहा कि वह सिर्फ थोड़े से नूडल्स ट्राई करेगी। अंजलि को बहुत भूख लगी थी और आज खुशी के मारे उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। उसने टेबल पर रखी हर डिश में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने प्लेट में लिया। रोहित और अंजलि आंटी खाना खाते खाते आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों से अंजलि आंटी को पता चला कि 2 दिन बाद अनिका रोहित की दादी माँ का इलाज करने चंडीगढ़ जा रही थी। इस बात पर खुश होते हुए अंजलि आंटी ने कहा, चंडीगढ़ में रोहित की दादी का इलाज करने के बाद तुम सीधा दिल्ली वाले घर चले आना। इसी बहाने हमें भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। जब से तुम्हारी माँ घर छोड़कर गई थी, तुम्हारी नानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आज भी उनकी आंखों में बस एक ही चीज का इंतजार रहता है, कब उनकी बेटी घर वापस लौट कर आएगी। तुम उनसे मिलोगी तो उनकी बेटी को मिलने की उनकी इच्छा पूरा हो जाएगी। अनिका के लिए अचानक मिले रिश्तेदारों के साथ उनके घर पर रहना थोड़ा सा ऑड हो सकता था और रिया की शरारतों को ध्यान में रखते हुए उसने हाँ कहने में थोड़ी हिचक भी हो रही थी, मगर अंजलि मामी का प्यार देखते हुए वह उन्हें मना नहीं कर पाई। अभी तीनों ने खाना शुरू ही किया था कि अनिका को रिया का फोन आया। रिया ने अनिका से कहा कि वह ऑलरेडी कमरे में पहुंच चुकी है और वह खेलकर बहुत थक गई थी, इसलिए सीधे ऊपर चली गई। अनिका रिया से बहुत नाराज हो गई और गुस्से से उससे कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। हाउ कैन यू बी सो रूड। अनिका को रिया पर गुस्सा होते हुए देख अंजलि ने अपना एक हाथ अनिका के हाथ पर रखते हुए कहा, डोंट वरी डियर, खाना खाने के बाद हम खुद ऊपर रिया से मिलने चले जाएंगे। शी इज ए काइंड आफ्टर ऑल। अनिका ने अंजलि की बात मान ली और उसने कहा, ओके मामी, हम खाना खाने के बाद ऊपर चलेंगे। न चाहते हुए भी रोहित की नजर बार बार रिया पर जा रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें, घने बाल, उसके बात करने का तरीका। रोहित का ध्यान अपने खाने पर कम और अनिका पर ज्यादा था। तभी अनिका को फिर एक फोन आया। अनिका ने फोन रिसीव करते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने फोन काटकर अंजलि मामी से कहा, मामी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। अंजलि मामी उससे कुछ कहे या रिएक्ट करे उससे पहले अनिका टेबल से उठकर बाहर चली गई। अंजलि को ये बात बहुत अजीब लगी, जबकि रोहित के लिए अनिका का ऐसा बिहेवियर कोई नई बात नहीं थी। दरअसल अनिका ने फार्मा कंपनी के पुराने मैनेजर मनोज श्रीवास्तव के साथ पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखी थी। यह दोनों ठीक शाम 7 बजे मिलने वाले थे। अनिका ने सोचा था कि रोहित की दादी का इलाज करने से पहले वह एक बार मनोज जी से मिल ले और उससे यह जानने की कोशिश करे कि आखिर ऐसा क्या था उस पुरानी फार्मा कंपनी में जो डोगरा और गुरेलिया खानदान हाथ धोकर उस कंपनी के पीछे पड़ गए थे। मनोज श्रीवास्तव पिछले 25 सालों में कंपनी की बागडोर संभाल रहे थे। अनिका की मां स्वाति ने खुद उनके हाथ में यह बागडोर सौंपी थी। अनिका को और पूरी दुनिया को यह बात पता थी कि मनोज श्रीवास्तव कंपनी के लिए बहुत वफादार रहे थे। उन्होंने कंपनी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था। कंपनी काफी नाजुक हालत से पिछले कई वर्षों से गुजर रही थी, फिर भी मनोज जी ने कंपनी का साथ नहीं छोड़ा और न ही अपने निजी फायदे के लिए कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाया। मनोज जी ने अनिका को मनाली की मेन मार्केट के एक टी स्टॉल पर बुलाया था। अनिका के वहां पहुंचने से पहले ही मनोज जी वहां जा पहुंच चुके थे। अनिका को देखते ही मनोज जी बोल पड़े, स्वाति मैडम। फिर अपने आप को संभालते हुए मनोज जी ने अनिका से कहा, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वही रूप, वही रंग, वही चेहरा, जानती हो बेटा,
मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारी माँ को यहाँ की कॉफी बहुत पसंद थी। मैंने सोचा उन्हें जो कॉफी पसंद थी उस जगह की कॉफी एक बार तुम पियो तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। अनिका ने कॉफी पीकर देखा तो उसे भी वह कॉफी काफी पसंद आई। कॉफी के गिलास को साइड में रखकर अनिका ने मनोज जी से पूछा, मनोज अंकल, दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी काम था। मनोज जी ने अपना चश्मा उतारकर उसे साफ करते हुए अनिका से कहा, बेटा, अगर कंपनी के अकाउंट को लेकर कोई बात है तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी को नुकसान से बाहर लाने की। मेरे तजुर्बे और काबिलियत से जितना बन पड़ रहा है मैं करने की कोशिश तो कर रहा हूं, मगर तुम कंपनी की मालकिन हो। अगर तुम चाहती हो कि कंपनी की बागडोर किसी ज्यादा क्वालिफाइड आदमी के हाथ में देनी चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मनोज जी के मुंह से यह बात सुनकर अनिका बहुत इमोशनल हो गई। मनोज जी को फायर करने के बारे में तो अनिका कभी सोच भी नहीं सकती थी। बेहद सीरियस आवाज में अनिका ने मनोज जी से कहा, अंकल, यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जो कहा हुआ तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि मैं इस कंपनी की सिर्फ कागजी मालकिन हूँ। इस कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। कंपनी में सिर्फ आपका हुक्म चलेगा। अंकल प्लीज, आज के बाद ऐसी बात कहना तो दूर, सोचना भी मत। मैंने आपको यहाँ एक पर्सनल काम से बुलाया था। अनिका की बात सुनकर मनोज जी को राहत भी हुई और ऐसा सोचने के लिए बुरा भी लगा। मनोज जी ने अनिका को सॉरी कहते हुए उससे पूछा, कहो बेटा, क्या बात है? क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बात करे। उसने मनोज जी से सीधे सीधे एक सवाल पूछ लिया, अंकल, क्या मेरी माँ ने सिर्फ यह कंपनी ही मेरे नाम की थी या और कुछ भी? मेरा मतलब ऐसा जो कुछ कंपनी से जुड़ा हो या कंपनी के बाहर या अंदर। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह किस तरह से सवाल को पेश करे। तभी मनोज जी ने उसे सवाल दिया, हाँ है, कंपनी के अलावा एक चीज है जो तुम्हारी माँ तुम्हें देना चाहती थी। मनोज अंकल की यह बात सुनकर अनिका दंग रह गई। इसे उस चीज को जानने की बहुत जल्दी थी। उसने मनोज जी से पूछा, अंकल क्या है वो, मुझे प्लीज बताइए। मनोज जी ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम पर कंपनी के अलावा एक और चीजें छोड़ी थी और वो चीज दूसरी है ढेर सारी काबिलियत। स्वाति मैडम भले ही हमें छोड़कर जल्दी चली गई, मगर वह अपना अंश तुम्हारे अंदर छोड़कर गई हैं और इसलिए तुम्हें न सिर्फ उनका रूप रंग मिला है बल्कि उनकी काबिलियत भी तुम्हें विरासत में मिली है। हालांकि ये बात बहुत इमोशनल थी, मगर यह बात सुनकर अनिका थोड़ी निराश जरूर हुई थी, क्योंकि यहाँ वो मनोज जी से अनजान राज जानने के लिए आई थी, जिसकी वजह से डोगरा खानदान और गुलेरिया परिवार उसके पीछे पड़ गया था। कुछ देर तक मनोज जी ने अनिका को उसकी मरी हुई माँ के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में और उनकी काबिलियत के बारे में एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। थोड़ी देर बाद मनोज जी को खुद रियलाइज हुआ कि जब स्वाति मैडम की मौत हुई थी तब अनिका बहुत छोटी थी, मगर अब वो काफी बड़ी हो चुकी है और समझदार भी है, इसलिए उनकी नसीहत की अब शायद अनिका को जरूरत नहीं थी। मनोज जी ने अनिका से पूछा, अब जबकि तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो तो क्यों न तुम ही कंपनी टेक ओवर कर लो। अनिका को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसके पास इतना टाइम था कि वह ठीक से फार्मा कंपनी की देखभाल कर सके। उसने मनोज जी से कहा, माँ ने आपको किसी वजह से ही चुना था इस फार्मा कंपनी की देखभाल करने के लिए, भला उसके डिसीजन को मैं कैसे बदल सकती हूँ। मनोज जी अनिका को कंपनी के शुरुआती दिन और तब आई मुसीबतों के बारे में बताना शुरू किया। अचानक उनकी बात को काटते हुए अनिका ने मनोज जी से पूछा, क्या कभी डोगरा खानदान ने अपनी फार्मा कंपनी खरीदने में कोई इंटरेस्ट दिखाया था? अनिका ने सवाल तो पूछ लिया था, मगर वो बात जानती थी कि इतनी छोटी सी फार्मा कंपनी खरीदने के लिए डोगरा खानदान को कुणाल की शादी कंपनी के मालिक से करवाना कोई जरूरी नहीं था। उसके पास इतना पैसा था कि वह कंपनी की कुछ ज्यादा कीमत ऑफर करके कंपनी को खरीद सकते थे। फिर कुणाल के दादाजी की जिद क्यों थी कि कुणाल की शादी होगी तो कंपनी जिसके नाम पर होगी उसी लड़की से होगी, चाहे वह अनिका हो या कामिनी। अनिका के सवाल का जवाब देते हुए मनोज जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी डोगरा खानदान ने हमारी कंपनी खरीदने की कोशिश की हो। अनिका को आज भी उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। इस बात से नाराज होकर अनिका जाने के लिए उठी। फिर पलटकर उसने मनोज जी से कहा, अंकल, आपको कभी भी कोई ऐसी बात याद आए
जो मेरी माँ चाहती थी कि मैं जानूं, या कोई ऐसा राज जो आपको लगता है मेरे लिए जानना जरूरी है, तो प्लीज मुझे बताइए। मनोज जी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बेटा ऐसी कोई बात याद आएगी तो जरूर कहूंगा। निराश होकर अनिका वहां से जाने लगी। पीछे से मनोज जी ने आवाज लगाकर अनिका को रोका, फिर उसके पास आकर बोला, बेटा तुम कहो तो कंपनी का सालाना प्रॉफिट अब से तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा। बस तुम मुझे अपने बैंक डिटेल्स भेज देना। कंपनी का सालाना प्रॉफिट करीब 5 लाख था। ऐसा नहीं था कि अनिका को उन रुपयों की जरूरत थी, मगर अब वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की कंपनी का एक भी रुपया मनीषा और गौतम के हाथ में जाए। इसलिए अनिका ने मनोज जी को अपनी बैंक डिटेल्स दे दी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। धीरज मारवा सोफा पर बैठा हुआ टेबल पर अपनी टांगे पसारे रोहित का इंतजार कर रहा था। उसके ठीक सामने सनी और आर्यन बैठे थे। आर्यन के दिल में अभी भी धीरज का डर बैठा था। धीरज आर्यन की हरकतें देखकर समझ नहीं पा रहा था, इतना कमजोर और मंदबुद्धि लड़का आखिर मारवा इंडस्ट्रीज का वारिस कैसे बन सकता था। धीरज बचपन से रोहित को अपना आइडियल मानता था। रोहित न सिर्फ उसका बड़ा भाई था, बल्कि मारवा खानदान का सबसे इंटेलिजेंट और स्ट्रांग लड़का था। जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में यह तय हुआ था कि मारवा इंडस्ट्रीज की बागडोर रोहित संभालेगा, तब से धीरज के पापा इस डिसीजन से बेहद नाखुश थे। मगर धीरज को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती थी, क्योंकि वह खुद रोहित को अपना आइडियल मानता था। कहीं न कहीं वह रोहित से डरता भी था, क्योंकि कराटे में हो या पढ़ाई में हो, रोहित हमेशा से धीरज से एक कदम आगे था। जैसे ही रोहित अपने स्वीट में आया, धीरज ने खड़े होकर रोहित को हेलो कहा। रोहित ने उसके हेलो का जवाब देते हुए धीरज से कहा, धीरज तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? रोहित सोफा पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। धीरज वहीं उसके पास खड़े होकर उससे कहने लगा, दादाजी ने सुना कि तुम दादी माँ की इलाज के लिए चंडीगढ़ जा रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूं। एज ए विटनेस, परिवार के कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए ना वहां ऑपरेशन के वक्त। जैसे ही रोहित ने धीरज की ये बात सुनी, रोहित ने धीरज को तेज लुक दी। धीरज ने डरते डरते बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो रोहित भैया, ऑपरेशन का मामला है। अगर मैं साथ चलूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्या है? आखिर दादी माँ की जान का सवाल है। धीरज की बात रोहित को प्रैक्टिकल लगी, इसलिए उसने धीरज की बात का विरोध नहीं किया। धीरज रोहित के बगल में बैठते हुए रोहित से कहने लगा, भैया अब जब तक दिल्ली जा ही रहा हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपने जहाँ से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, वहीं से मैं भी थोड़ी और ट्रेनिंग ले लूँ। रोहित ने दिल्ली में ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप से अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी, और ब्रह्मपुत्र अकादमी के बलबीर सर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे इंडिया में फेमस थे। मार्शल आर्ट के लिए सिर्फ 2 ही अकादमी का सबसे ज्यादा नाम था, एक ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट और दूसरा पिलर ट्रेनिंग कैंप। रोहित को पता था कि धीरज को मार्शल आर्ट सीखने का बहुत क्रेज था, इसलिए उसने धीरज की इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ मेरे कोच के पास भेज दूंगा, मगर वो ऐसे ही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। फिर भी जाके ट्राई करो। हाँ, और तुम आर्यन को भी अपने साथ ले जाना। यह बात सुनकर धीरज ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए आर्यन को देखा और रोहित से कहा, इसे मार्शल आर्ट सीखने ले जाऊं? आर यू श्योर? धीरज की इस बात पर गुस्सा होते हुए रोहित ने उसे घूर के देखा। वैसे तो रोहित नहीं चाहता था कि आर्यन मार्शल आर्ट सीखे, क्योंकि आर्यन कमजोर था बाकी बच्चों से, मानसिक और शारीरिक तौर पर। लेकिन आजकल आर्यन की हरकतें कुछ ऐसी थी कि रोहित को लगा कि मार्शल आर्ट सीखने से शायद आर्यन लड़कियों वाली हरकतें करना छोड़ दे। धीरज आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आर्यन के कमजोर हाथ पांव और सुस्त आंखें देखकर धीरज को इस बात का यकीन था कि बलबीर सर आर्यन को कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। मगर ये रोहित की शर्त थी कि अगर धीरज को बलबीर सर से ट्रेनिंग लेनी है तो उसे आर्यन को अपने साथ ले जाना होगा। दूसरी तरफ जैसे ही अनिका अपने स्वीट में वापस आई, उसने देखा हमेशा की तरह रिया अपने फोन में बिजी थी। वो बालकनी में बैठकर अपने गेम के मजे ले रही थी। अनिका ने अपना पर्स सोफा पर फेंका और थक कर फिर सोफा पर गिर गई। अभी वो रिलैक्स कर ही रही थी कि उसका फोन फिर से बजने लगा।
अनिका इतनी थकी थी कि उसके बगल में पड़ी पर्स में से फोन निकालना भी उसके लिए मुश्किल काम लग रहा था। जैसे तैसे उसने फोन निकाला और बिना देखे कि किसका फोन है, उसने फोन उठाकर कान में लगा दिया। फोन उठाते ही जोर जोर से सामने से एक 70 साल के बुजुर्ग की आवाज आने लगी। कब तक प्रैक्टिस से भागती फिरोगे? तुम्हारा ये आलसीपन बिल्कुल नहीं चलेगा, देखो सुधर जाओ। जोर से आती आवाज अनिका के कानों में चुभ रही थी। उसने फोन का स्पीकर कान से हटाया और कहा, बलवीर सर प्लीज चिल्लाइए मत, मैं बहुत थक गई हूँ। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए। आपको पता है कि मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ। फोन पर थोड़ी देर खामोशी रही, फिर सामने से बलवीर सर की आवाज आई, तो फिर ये काम करो, तुम्हारी बेटी रिया को ही मेरे कैंप में भेज दो। तुमसे बेहतर तो रिया मेरी स्टूडेंट बन सकती है। मैं उसे अपना साथी बना लूंगा और तुम मेरे बाद यह ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप का नाम वह आगे बढ़ाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं रख सकता मैं। बलवीर सर का मार्शल आर्ट में एक बहुत बड़ा नाम था। उम्र के साथ साथ उनका स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल हो गया था। उन्हें हमेशा से इस बात की चिंता रहती कि उनके बाद उनके ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट कैंप का क्या होगा। उनका पूरे दिल्ली में सिर्फ एक ही राइवल था, वह था पिलर ग्रुप के सुखवीर पाजी। और बलवीर पाजी यह कभी नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए या उनके बाद सुखवीर का आंकड़ा उनके आंकड़े से ज्यादा नाम करे। अपने उसी गुस्से और तेवर में बलवीर सर ने अनिका से फोन पर कहा, अगर तुम्हारा बेटा मिल गया हो तो उससे भी साथ लेकर आना। मार्शल आर्ट लड़कों को ज्यादा सूट करता है, मैं उसी को अपना वारिस बना लूंगा। अनिका ने एक लंबी उबासी भरी और सोफा पर लेटे लेटे दोनों हाथों से बदन तोड़ती हुई बोली, क्या अब ब्रह्मपुत्र एकेडमी के इतने बुरे दिन आ गए कि आपको 6 साल के बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है? भले ही अनिका ने यह बात मजाक में कही थी, मगर बलवीर सर ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया था। बहुत ही गंभीर आवाज में उन्होंने अनिका को जवाब दिया, यह नौबत आई किसकी वजह से है? जानती हो, तुम्हारी वजह से। मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपना शागिर्द बना लिया, मगर तुम एक नंबर की आलसी निकली। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उस सुखवीर को देखो कैसे माथा ऊंचा करके रोज मुझे टसन देता है। हमारी एकेडमी का कोई स्टूडेंट उनकी एकेडमी के स्टूडेंट का मुकाबला ही नहीं कर सकता। अरे एक टाइम था जब वह पिलर एकेडमी वाले हमारी एकेडमी के बच्चों से इतना डरते थे कि कभी रास्ते में मिल जाए तो वो अपना रास्ता बदल लेते थे, और आज हालत बिल्कुल उल्टी हो गए हैं। और यह सब तुम्हारी वजह से अनिका बेटा। अगर थोड़ा सा वक्त निकालकर तुम आ सको तो आ जाओ। मुझे पता है कि तुम ही हो जो उन्हें मजा चखा सकती हो। अनिका जानती थी कि बलवीर पाजी की उम्र अब ढलने लगी थी और इसलिए बदले की भावना उनमें अब कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। अनिका ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने कहा ना आपसे, मैं लड़ नहीं सकती। ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है। बलवीर सर अनिका पर गुस्सा करे इससे पहले अनिका ने उन्हें कहा, मगर हाँ, मैं रिया को आपसे मिलने जरूर ले आऊंगी। यह बात सुनते ही बलवीर सर का गुस्सा जैसे एकदम से गायब हो गया। उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अनिका से पूछा, कब और कितने बजे आ रही हो? मैं किसी को भेज देता हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। अनिका हंसते हुए बोली, बलवीर सर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद आ जाऊंगी रिया को लेकर। अनिका ने बलवीर सर को वो कब और कितने बजे आने वाली है यह बताकर फोन रख दिया। थकान के कारण अनिका को लगा वह गर्म पानी से नहा लेगी तो शायद उसकी थकान थोड़ी कम हो जाए। उसने पानी पास भी रखा जग उठाकर गिलास में पानी डाला और पानी पीते हुए बेडरूम में शावर लेने चली गई। जैसे ही अनिका बाथरूम के अंदर गई, रिया ने अपने कान के हेडफोन निकाले और दौड़कर मेन डोर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने अपना हेडफोन फिर से पहन लिया। रिया, सनी और आर्यन कॉन्फ्रेंस कॉल पर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। रिया बहुत अलर्ट थी।
उसने न सिर्फ अपने स्वीट पर नजर रखी थी, बल्कि रोहित के स्वीट पर भी उसकी नजर थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिया को किसी बड़े जासूसी मिशन पर बाहर निकली हो। तभी उसकी हेडफोन में आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने रिया से कहा, रिया जल्दी छुप जाओ, डैडी बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही रोहित ने दरवाजा खोला, रिया जल्दी से स्टेयरकेस में जाकर छुप गई। बाहर निकलते ही रोहित ने देखा कॉरिडोर में कोई नहीं था। शायद रोहित को बाहर किसी की आवाज सुनाई दी थी और चेक करने के लिए उसने अपने स्वीट का दरवाजा खोला। जब उसने देखा कि बाहर कोई नहीं था तो वह दरवाजा बंद करके फिर से अपने स्वीट में जाने लगा। तभी उसे अपने दरवाजे के बाहर एक नोट मिला। उस नोट में लिखा था, मीट मी इन माई रूम इन सम टाइम। रोहित ने सरप्राइज होकर यहाँ वहां देखा और इससे पहले कि कोई उसे नोट पढ़ते हुए देखे, वो अंदर चला गया। रिया ने जोर से फोन पर कहा, फर्स्ट टारगेट अचीव। सनी जो इस वक्त होटल की लॉबी में बैठा था, उसने कॉन्फ्रेंस कॉल पर रिया और आर्यन से पूछा, क्या तुम दोनों ने वह दवाई उन दोनों को पिला दी थी? रिया ने कहा, हाँ, मैंने पानी के जग में वह दवाई मिला दी थी। आर्यन ने कहा, हाँ, मैंने भी यही किया और डैड ने उसे पी लिया। तभी रिया ने बड़ी उत्सुकता से सनी को पूछा, मगर चाचू, यह तो बताइए उस दवाई में था क्या? सनी ने आर्यन और रिया को चुप कराते हुए कहा, बच्चे ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। बस तुम इतना जान लो कि उस दवाई से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार जाग जाएगा। भैया अनिका की ओर खींचे चले आएंगे। वह चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। बस तुम दोनों प्रार्थना करो कि दवाई का असर जल्दी शुरू हो जाए। यह कहकर सनी ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चला गया। उसने 23 फ्लोर का बटन दबाया। रोहित अपने स्वीट में बेचैन होकर घूम रहा था। उसे इस नोट का मतलब साफ समझ में नहीं आ रहा था। क्या अनिका इस वक्त उसे अपने स्वीट में इनवाइट कर रही थी? रोहित को अनिका का बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। कभी ऐसा लगता कि उसे रोहित में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, तो कभी वही लड़की आर्यन से मेलजोल बढ़ाती है और आर्यन को यह कहती है कि वह उसे माँ बुलाए। और आज उसके दरवाजे पर मिला यह नोट दरअसल रोहित को जो दवाई उसे बिना पता चले उसके पानी में मिलाई गई थी, वह उसके दिमाग पर असर दिखाने लगी थी। अनिका का खूबसूरत चेहरा रोहित की नजरों के सामने से हट नहीं रहा था। रोहित के अंदर अनिका को मिलने की तड़प बढ़ने लगी। रोहित यह भी जानना चाहता था कि इस तरह रात को अपने कमरे में इनवाइट करने के पीछे अनिका का क्या मकसद हो सकता था। वहां अनिका जब बाथरूम में शावर ले रही थी, तब उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने बाथरूम से चिल्लाकर पूछा, रिया, क्या तुमने कुछ गिराया? जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने शावर बंद करके बाथरोब पहन लिया। अनिका बाथरूम से बाहर आई। उसने देखा कि बेडरूम में कोई नहीं था। उसे लगा शायद रिया हॉल में कोई शैतानी कर रही होगी। वह जब लिविंग रूम में आई तब उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा लिविंग रूम के सोफा पर एक आदमी बैठा था। अनिका रोहित को अपने कमरे में देखकर हैरान रह गई। रोहित सोफे पर से उठकर अनिका को कुछ कहने जाता, उससे पहले उसकी नजर अनिका पर पड़ी। अभी अभी शावर में से निकलने की वजह से अनिका के गाल एकदम लाल थे, उसके बाल गीले थे। रोहित की नजर सरकती हुई अनिका की कमर पर गई। अनिका ने बाथरोब को कमर से कसकर बांधा था, जिससे उसके शरीर के कर्व्स रोहित को साफ नजर आ रहे थे। यह देखकर रोहित ने अपनी नजर और झुका दी और उसकी नजर अनिका के पैरों पर पड़ी। एड़ियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक बिल्कुल दूध से सफेद अनिका के पांव देखकर रोहित का गला सूखने लगा। रोहित को दिए गए ड्रग्स की वजह से और अनिका की खूबसूरती की वजह से रोहित अपना कंट्रोल खोने लगा था। हालांकि रोहित एक जेंटलमैन था, उसने अपने आप पर कंट्रोल रखा। वह हिचकिचाते हुए अनिका के पास गया और उससे पूछने की कोशिश करने लगा, आखिर अनिका ने इस तरह उसे यहाँ क्यों बुलाया था। मगर रोहित कुछ साफ साफ बोल पाए उससे पहले अनिका की महक ने रोहित को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। रोहित को इस तरह पास आते देख अनिका बेहद घबरा गई। वह अपने कदम पीछे ले जा रही थी, मगर बड़ी हिम्मत से वो रोहित का सामना भी कर रही थी।
उसने रोहित से कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आप यहाँ इस वक्त नहीं हो सकते। इस तरह आप मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? देखिए आगे मत बढ़ना, मैं कह देती हूँ। रोहित तुरंत बोला, इस तरह मुझ पर हमला करने का क्या मतलब है? खुद ही इस तरह रात को मुझे अपने कमरे में बुलाती हो और फिर यह श्लोक व्हाट इज रॉन्ग विद यू। रोहित के मुंह से यह सुनने के बाद अनिका ने चीख कर रोहित से कहा, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू मिस्टर मारवा? आप जानते हो कि क्या कह रहे हो? रोहित ने एक हाथ से अनिका का एक हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी अनिका ने कराटे का एक दाव लगाते हुए रोहित के हाथ को पछाड़ दिया। रोहित यह देखकर सरप्राइज हो गया कि अनिका कराटे के इतने अच्छे दाव पेच जानती थी। रोहित भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने भी अनिका पर कराटे का एक दाव आजमाया, लेकिन दाव लगाते वक्त उसे इस बात का ख्याल रखना था कि अनिका को चोट न लगे। मगर अनिका ने उससे अपने ऊपर एक शारीरिक हमले की तरह लिया था। अनिका ने उल्टा दाव खेलकर रोहित को इस बार सीधा जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही रोहित फुर्ती से फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अनिका की किक को रोकते हुए अनिका को सोफे पर धकेल दिया। अनिका सोफे के पीछे जाकर गिरी और साथ ही सोफा अनिका के ऊपर जा गिरा। सोफे पर लगी हुई कॉजिंग की वजह से अनिका को चोट नहीं लगी, मगर सोफे के नीचे से निकलते हुए अनिका ने इस बार दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए रोहित के गले पर एक जोरदार हमला किया। हमले से 2 सेकंड के लिए रोहित लड़खड़ा गया। रोहित को पता नहीं चल रहा था कि उसका लड़खड़ाना हमले से ज्यादा उसे दी गई नशीली दवाई की वजह से था। अनिका इस बार फोन की तरफ दौड़ने लगी। उसने सोचा सिक्योरिटी को बुलाने में ही भलाई है, मगर जैसे ही अनिका फोन को उठाती, रोहित ने पीछे से अनिका का बाथरूम पकड़ लिया। अनिका आगे जाने की कोशिश कर ही रही थी और एक्सीडेंटली अनिका का बाथरूम रोहित के हाथ में आ गया। इससे पहले कि रोहित को किसी बात का एहसास हो, अनिका बालकनी के पर्दे के पीछे छिप गई। उसने पर्दे से अपने शरीर को ढक लिया। रोहित नशे की हालत में समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। अनिका और रोहित थोड़ी देर तक एक दूसरे को बस तेज सांसें लेते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद अनिका को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसके भी कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके हाथ से पर्दा सरक न जाए। बालकनी के पास के टेबल पर अनिका की एक लॉन्ग जैकेट पड़ी थी, मगर उसे लेने के लिए अनिका को पर्दे से बाहर निकलना पड़ता। अनिका ने रोहित से कहा, तुम उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, मुझे मेरे जैकेट तक पहुंचना है। रोहित जो अभी भी नशे की हालत में था, उसने बिना सोचे समझे अनिका से कह दिया कि अगर मैं तुम्हारी ऑफर ना मानूं तो? अनिका ने गुस्से में रोहित को जवाब दिया, तो इतना समझ लेना कि तुम इस तरह रूम से बाहर जिंदा नहीं जा पाओगे। एक लड़की के मुंह से ऐसी धमकी सुनकर रोहित को महसूस हुआ कि उसे अपने आप को अब संभालना चाहिए। रोहित जब अनिका की ओर पीठ करके खड़ा हुआ था, तो अनिका धीरे से पर्दे से बाहर निकली और उसने अपना लॉन्ग ओवरकोट पहन लिया। कोट पहनते वक्त अनिका की नजर रोहित पर गड़ी हुई थी। उसने देखा कि रोहित के पांव लड़खड़ा रहे थे। तब अनिका ने रोहित से कहा, अच्छा, तो तुम्हें भी किसी ने ड्रग किया है? अनिका की यह बात सुनकर रोहित हैरानी से अनिका को देखने लगा। अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही रोहित तो हैरान रह गया। उसे लगा था उसे जो ड्रग दी गई थी वो कहीं न कहीं अनिका का प्लान था। रोहित ने हैरान होकर अनिका से पूछा, तुमने ड्रग नहीं दिया था क्या मुझे? रोहित की बात सुनकर अनिका ने अपने आईब्रोज चढ़ाते हुए कहा, लगता है मिस्टर मारवा आपको अपने आप पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। अनिका ये कहते हुए अपने बेडरूम में चली गई। अनिका ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बेडरूम में जाकर अनिका ने कपड़े बदल लिए। वो अपनी जींस और कुर्ती पहनकर वापस बाहर आई। अनिका ने साइड टेबल पर पड़ा अपना लैपटॉप उठाया और सोफे की तरफ आई। उसने देखा कि रोहित अब बिल्कुल शांत सोफे पर बैठ चुका था। एचई डॉक्टर अनिका को ये पता था कि ऐसे ड्रग्स देने पर किसी पुरुष की क्या हालत हो सकती थी। अगर ऐसे ड्रग्स देने पर किसी भी लड़के के अंदर 1 से 2 घंटे तक वासना की फीलिंग बार बार जागने लगती है।
मगर कुछ ही पलों में रोहित ने अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल पाते हुए उन फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर रखा था। कहीं न कहीं अनिका रोहित का ये कंट्रोल देखकर हैरान हो गई थी। ड्रग्स का असर अनिका पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अनिका ने अपने हार्मोनल इनबैलेंस के चलते काफी दवाइयां खाई थी। कहीं न कहीं उसका बॉडी अब बाहरी ड्रग से इम्यून हो चुका था। रोहित गहरी सोच में अपने माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद करके सोफा पर बैठा था। जब अनिका ने लैपटॉप टेबल पर रखा तो उसकी आवाज से रोहित का ध्यान अनिका की ओर गया। अनिका को जींस और कुर्ती में देखकर कहीं न कहीं रोहित निराश हो गया था। उसने अनिका से कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि वो ड्रग तुमने मुझे नहीं दिए थे। रोहित की इस बात पर अनिका को फिर गुस्सा आ गया। उसे लगा कि रोहित ऐसा सोच भी कैसे सकता था कि अनिका ऐसा कोई काम कर सकती है। उसने रोहित को जवाब देते हुए कहा, देखिए मिस्टर रोहित मारवा, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि आप अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस मत रखिए। न तो मैं आपको चाहती हूँ और न ही मुझे आप में कोई इंटरेस्ट है। और एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, आपके मन में ऐसा वैसा कोई ख्याल लाइएगा भी मत। भले ही मुझे भी ड्रग दी गई है, ड्रग का थोड़ा बहुत असर मेरे अंदर भी है, मगर इस वक्त अगर आप अपने सारे कपड़े उतारकर मेरे सामने खड़े हो जाएं, तब भी मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर रोहित का ईगो भी हर्ट हुआ था। अनिका को पलटकर जवाब देते हुए रोहित ने कहा, तब तो आपको मेरी इंटरेस्ट के बारे में भी पता चल के ही गया होगा, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में बिना कपड़ों के आप खड़े थे। अनिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रोहित की बात सुनकर अनिका अब एक सेकेंड भी रोहित की मौजूदगी अपने कमरे में नहीं चाहती थी। उसने उठकर मेन डोर खोलने की कोशिश की ताकि वो रोहित को बाहर निकाल सके। कोशिश करने पर जब डोर नहीं खुला तो अनिका को एहसास हुआ कि शायद मेन डोर किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। अनिका हैरान हो गई। रोहित ने भी डोर खोलने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि डोर शायद बाहर से लॉक था, तो वो अनिका के पास आकर बोला, लगता है किसी ने कमरा बाहर से लॉक कर दिया है। अनिका ने रोहित से पूछा, मगर ऐसा कौन कर सकता है? रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, शायद वही इंसान जो चाहता है कि हम दोनों, मेरा मतलब है कि हम दोनों एक साथ यहाँ। अनिका रोहित की बात का मतलब साफ समझ चुकी थी। वो फिर से अपने लैपटॉप की ओर गई। अपने लैपटॉप की स्क्रीन खोलते हुए अनिका ने रोहित से कहा, अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालिए इस लैपटॉप में। अनिका की ये बात सुनकर रोहित चौंक गया। रोहित को चौंकते हुए देख अनिका ने तुरंत जवाब दिया, घबराइए मत, मैं आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड नहीं मांग रही। इस लैपटॉप के जरिए आप सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे के सर्वर से कनेक्ट कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हमें ड्रग देने वाला व्यक्ति कौन था। हम पता लगा लेंगे कि हमें इस रूम के अंदर लॉक किसने किया है। आइडिया सुनते ही रोहित ने जल्द ही लैपटॉप स्क्रीन पर अपना अकाउंट और पासवर्ड डालने लगा। सीसीटीवी की फुटेज सामने आते ही अनिका और रोहित ने होटल की टॉप फ्लोर यानी कि स्वीट की कॉरिडोर कैमरा की लाइट फुटेज चेक की। रोहित और अनिका ने देखा कि इस वक्त ठीक उनके दरवाजे के बाहर 3 लोग दरवाजे पर कान लगाकर अंदर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। बाहर खड़े तीनों का चेहरा कैमरा के अपोजिट डायरेक्शन में था। तीनों ने अपना एक कान दरवाजे पर लगा कर रखा था। किसी का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। अनिका और रोहित दोनों उन तीनों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि बीच में एक लंबा सा आदमी खड़ा था और उसकी दोनों तरफ शायद 2 छोटे बच्चे थे। एक बच्चे की ड्रेस पर जब अनिका की नजर गई तब उसने लैपटॉप स्क्रीन पर उंगली से इशारा करते हुए रोहित से कहा, ये तो रिया है मेरी बेटी। तभी रोहित की नजर दूसरे बच्चे के जूते पर पड़ी और रोहित ने जूते की ओर इशारा करके अनिका को बताया, और ये तो मेरा बेटा आर्यन लग रहा है। किसी का चेहरा साफ साफ नजर न आने की वजह से उन तीनों को पहचानना मुश्किल हो रहा था, मगर लंबे आदमी की हाइट वाला लड़का की बर्थडे जेस्टर को देखकर
रोहित को यह पता चल चुका था कि वो बीच वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका कजिन सनी था। देखते ही रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। अनिका ने रोहित की ओर देखकर उसे ताना मारते हुए रोहित से कहा, अब समझ में आया कि अश्लील हरकत किसने की थी। मिस्टर मारवा, ये बीच में खड़ा आदमी तो मुझे आपका छोटा भाई सनी लग रहा है, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है आपके छोटे भाई से। क्यों मिस्टर रोहित मारवा? रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर आज उसके हाथ में क्रिकेट की बैट दे दी जाए तो वो सनी को गेंद समझकर पीटने लगेगा। जब प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 में ये सब कुछ चल रहा था, तब बाहर सनी और दोनों बच्चे दरवाजे पर कान लगाकर सब कुछ सुन रहे थे। सनी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था और फिर तीनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। सनी ने दोनों बच्चों को चुप रहने का इशारा किया और तीनों बच्चों दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगे। जब अंदर अनिका और रोहित एक दूसरे पर कराटे के दांव आजमा रहे थे, तब अंदर से कभी टेबल के गिरने की आवाज आती तो कभी किसी चीज के टूटने की। अंदर से आती हुई आवाजों को सुनकर रिया और आर्यन घबराकर सनी से पूछने लगे कि हमारे मॉम डैड आखिर अंदर इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्या नशा मिला दिया था सनी चाचू ने उनकी दवाई में? दोनों बच्चों को समझाते हुए सनी ने कहा, देखो, मैंने दी हुई दवाई का असर सिर्फ बड़ों पर होता है। छोटे बच्चे अभी वो बात समझ नहीं पाएंगे। और घबराओ मत, अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो हमारे मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत जरूरी है। रिया ने बड़ी इनोसेंटली सनी से पूछा, मगर कहीं ये दोनों एक दूसरे से झगड़कर एक दूसरे के हाथ पांव न तोड़ दें। अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत दूर, एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं कल से। अंदर होने वाली सारी बातें सनी बच्चों को नहीं बता सकता था, इसलिए सनी ने बात बनाते हुए रिया से कहा, अंदर जो होने वाला है वो दोनों का प्यार बढ़ाएगा। पिछली बार जब ऐसा मारा मारी इन दोनों के बीच हुई थी, तब तुम दोनों पैदा हुए थे। सनी की बातें आर्यन और रिया की समझ के बाहर थी, मगर सनी का कॉन्फिडेंस देखकर दोनों सनी के प्लान में खुशी खुशी शामिल हो गए थे। तीनों फिर से अपना कान दरवाजे पर लगाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद अंदर से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। जब अंदर का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था, तब सनी एक राहत की सांस लेते हुए बच्चों से कहने लगा, लगता है अब दवाई का असर दोनों पर पूरी तरह से काम करने लगा है। अंदर एक्चुअली क्या हो रहा था, उन बातों से सनी बिल्कुल अनजान था। उसे लग रहा था अंदर जो कुछ भी चल रहा था उसके प्लान के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। सनी ने दोनों बच्चों के कंधों पर हाथ रखा और कहा, अब जरा बच्चों, मुझे ये बताओ कि तुम दोनों रोहित भैया को कब अपनी असलियत बताने वाले हो। रिया और आर्यन गहरी सोच में पड़ गए। रिया को एहसास हुआ कि कभी न कभी इस बात पर से पर्दा तो उठाना ही पड़ेगा, मगर वो चाहती थी कि इससे पहले रोहित और अनिका दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करने लगे, ताकि रिया और आर्यन दोनों को पेरेंट्स का प्यार मिले। नन्ही रिया ने कहा, बस एक बार मम्मा रोहित की दादी का इलाज कर ले, उसके बाद हम उन दोनों को सब कुछ सच बता देंगे। आर्यन भी चाहता था कि उसकी मॉम को सब कुछ सच पता चल जाए, ताकि उसे ढूंढने की उसकी मॉम की तलाश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आर्यन के मन में एक सवाल आया। उसने रिया से पूछा, अगर उस वक्त तक मॉम और डैड एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ी तो हम क्या करेंगे? रिया ने बड़ी ही गंभीरता से इस सवाल का आंसर किया, अगर आने वाले कुछ दिनों के गुजारने के बाद भी अगर मॉम और डैड एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े, तो फिर हम उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। फिर हम समझ लेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है बस हमारी किस्मत में लिखा था। अभी अभी रिया ने जो बात कही थी वो सुनकर तीनों के चेहरे थोड़े उदास हो गए। सनी ने दोनों बच्चों के कंधे पर हाथ रखा और वो तीनों वहीं दरवाजे के बाहर बैठ गए। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से लात मारी। अंदर से रोहित की आवाज आई, सनी अभी के अभी दरवाजा खोलो, वरना तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अंदर से रोहित ने दरवाजे पर जोर से लात मारी थी। लात इतनी जोर की थी कि लगभग
दरवाजे का लॉक रोहित की लात से ही खुलने वाला था। सनी ने बाहर से जो कड़ी लगाई थी उसकी वजह से दरवाजे का खुलना मुश्किल हो रहा था। रोहित ने सनी को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उसके 10 गिनने से पहले दरवाजा नहीं खोला गया तो रोहित भूल जाएगा कि सनी उसका छोटा भाई है। अनिका यह सब कुछ देखकर डबल माइंड में पड़ गई थी। कभी उसे ऐसा लगता था कि कहीं सचमुच रोहित भी उसकी तरह किसी के प्लान का शिकार बना था, और कभी उसे ऐसा लगता कि सारी प्लानिंग ही खुद रोहित की थी और बस उसका भाई सनी रोहित के इशारे पर काम करता एक कठपुतली था। रोहित की आंखों में बेहद गुस्सा था और उसके भाई के किए पर शर्मिंदगी भी थी। रोहित ने अपनी उंगलियों पर काउंटिंग करना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7। अभी रोहित 8 कहता उससे पहले बाहर से दरवाजे के अनलॉक होने की आवाज आई। दरवाजा अनलॉक होते ही रोहित ने दरवाजा खोला। सामने बहुत घबराया हुआ सनी खड़ा था। होटल कॉरिडोर की फुली एयर कंडीशन थी, मगर सनी को बहुत पसीना छूट रहा था। रोहित बिना कुछ कहे सनी की आंखों में आंखें डालकर अनिका की स्वीट से बाहर निकला और बड़ी नॉर्मल आवाज में सनी से बोला, आर्यन कहाँ है? सनी ने अपनी स्वीट की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे अंदर भेज दिया है। सनी के मुंह से यह बात सुनते ही रोहित ने सनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी स्वीट के अंदर ले गया। जब अनिका ने देखा कि सनी और रोहित अपने स्वीट में चले गए तो वो रिया को ढूंढती हुई कॉरिडोर में आई। रिया कॉरिडोर में एक कॉर्नर में छुप गई थी और जैसे ही उसने देखा कि रोहित और सनी ने अपने स्वीट का दरवाजा बंद कर लिया था, वो अनिका के सामने आ गई। अनिका ने एक बार रोहित के कमरे की ओर देखा, फिर रिया की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर अपने स्वीट में ले गई। अंदर अनिका और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका की नजरें रिया पर गड़ी हुई थी। रिया ने अपनी नजरें झुका ली थी। रिया का ये आइडिया हमेशा अनिका पर काम करता था। रिया एक बेहद भोली और इनोसेंट शक्ल बनाकर जब जमीन की ओर देखने लगती तब अनिका का दिल पिघल जाता और उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता, मगर आज रिया की ये चाल भी काम नहीं कर रही थी। तभी अनिका ने बेहद धीमी मगर गुस्से वाली आवाज से रिया से पूछा, किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? तुम मुझे और रोहित को मिलवाना क्यों चाहती हो? जब रिया को पता चला कि इस बार अनिका सचमुच बहुत गुस्से में थी, तब रिया को सचमुच बहुत डर लगने लगा था। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मसलने लगी। तब अनिका अपनी चेयर से उठकर रिया के पास आई और उसे फिर से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उस रोहित मारवा के साथ शादी कर लूं? अनिका की ये बात सुनते ही रिया ने एकदम से जवाब दिया, हाँ मम्मा, जरा सोचो, आप दोनों एक साथ चलते हुए कितने अच्छे लगेंगे। वो इतने हैंडसम है, इतने पैसे वाले हैं और इतने इंटेलिजेंट भी। क्या कमी है उनमें मम्मा? रिया के मुंह से यह बात सुनकर अनिका को एक बहुत बड़ा शौक लगा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में रिया इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रिया अपनी मम्मा के लिए हस्बैंड ढूंढ रही थी। अनिका शौक से बाहर आते हुए रिया से पूछा, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये सारी प्लानिंग किसकी थी? रिया अब बहुत घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या बताए। रोहित की दादी के इलाज तक अनिका से सब कुछ छुपाना था। जब अनिका ने देखा कि रिया अपना मुंह नहीं खोल रही तो अनिका ने रिया का मुंह ऊपर उठाकर उससे पूछा, क्या रोहित के भाई सनी की साजिश थी ये? रिया ने अनिका की नजरों से नजरें मिलाकर कहा, हाँ, ये सनी चाचू की ही प्लानिंग थी। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी डाइनिंग टेबल के पास खड़ा होकर कांपते हुए पैरों से बस रोहित के जूतों की ओर देखे जा रहा था। सनी के माथे से पसीने का बहना रोक नहीं रहे थे। रोहित को गुस्से में देखकर भी इस बार आर्यन को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके मन में एक उम्मीद थी कि आज का ये प्लान कम से कम रोहित को अनिका से एक कदम और नजदीक ले गया था। रोहित थोड़ी देर बस यूं ही सनी को देखता रहा। फिर डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर के ऊपर से रोहित खड़ा हुआ। रोहित जैसे ही खड़ा हुआ, सनी को लगा कि रोहित उसे थप्पड़ मारने के लिए खड़ा हुआ था। वो डरकर पीछे गया
मगर रोहित ने अपने हाथ अपनी जेब में डाल दिए। बड़ी सख्त आवाज में रोहित ने सनी से कहा, ये सारी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? क्या चाहते थे तुम? क्या तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैं इस वक्त सलाखों के पीछे हो सकता था? मेरे ऊपर अगर उसने हरासमेंट की कंप्लेन की होती या फिर इस सिचुएशन का कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश की होती तो पता है क्या होता? इसी बात का सनी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कांपती हुई आवाज में रुक रुक कर रोहित से बात करना शुरू किया। भैया, आप ये भी यंग हो, इतने हैंडसम हो और आप जिस तरह अकेली जिंदगी जी रहे हो वो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आपको किसी लड़की के साथ की जरूरत थी। यू नो नीड अ पार्टनर। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आज आपको सनी आगे एक भी शब्द कहे उससे पहले रोहित ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, चुप हो जाओ बेशर्म, इतनी घटिया प्लानिंग करते हो, ऊपर से छोटे बच्चों को अपनी ऐसी प्लानिंग में इन्वॉल्व करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। आज से 6 महीने तक तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। ना तुम्हें मुझसे कोई पैसे मिलेंगे और ना ही तुम अपने घर से कोई पैसा मंगवा सकते हो। रोहित के मुंह से ये सजा सुनकर एक्चुअली सनी ने राहत की सांस ली। वो शौक हो गया कि इतनी कम सजा। रोहित ने उसे माफ कर दिया और इसी शौक में उसके मुंह से निकल गया, बस इतनी छोटी सजा। सनी की इस बात पर रिएक्ट करते हुए रोहित ने कहा, लगता है तुम्हें यह सजा कम लग रही है। ठीक है तो फिर। रोहित आगे कोई सजा सुनाए उससे पहले सनी ने अपने हाथ जोड़ लिया और रोहित से कहा, अरे भैया, मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी सजा दोगे आप मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए? मैं तो सोचकर भी कांप जाता हूँ कि 6 महीने तक अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं मेरी गेम की क्रेडिट्स कैसे भरूंगा, गेमिंग बैलेंस कैसे रिचार्ज कर पाऊंगा। ये सब सोच सोच के एक ही सेकंड में मेरा सर फटा जा रहा है। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सनी भले ही रोहित से माफी मांग रहा था अपनी सजा कम करने के लिए, मगर अंदर ही अंदर उसे पता था कि जो कुछ भी उसने किया था उसके बाद इतनी कम सजा उसे मिलेगी, ऐसा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सनी झूठ मूठ रोने का नाटक करते हुए अपने कमरे में चला गया। बेडरूम के दरवाजे के पास खड़े आर्यन की ओर देखा। रोहित को लगा कि ऐसी प्लानिंग में जरूर आर्यन को सनी ने ही फंसाया होगा। आखिर वो इस टॉपिक पर आर्यन से क्या बात करता? रोहित ने आर्यन को इशारा करते हुए अपने बेडरूम में जाने को कहा। आर्यन और सनी ने जाने के बाद रोहित बालकनी की इजी चेयर पर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। उसे अनिका के कमरे में हुई सारी बातें याद आने लगी। उसके गीले बाल, अनिका की आंखें, अनिका की होंठ बार बार रोहित की आंखों के सामने आ रहे थे। रोहित ये नहीं समझ पा रहा था कि जो अट्रैक्शन आज तक उसे किसी लड़की के लिए नहीं हुआ था वो अनिका के लिए कैसे हो पा रहा था। तभी उसे वो मोमेंट याद आई जब अनिका के शरीर से उसका बाथरूम फिसलकर रोहित के हाथ में आ गया था। रोहित ने आंखें बंद कर ली और इजी चेयर पर से खड़ा हो गया। अपनी इस सोच पर रोहित खुद हैरान हो गया था, मगर एक बात रोहित की समझ में आ गई थी कि कहीं न कहीं रोहित खुद ये चाहता था कि आज जो उसके और अनिका के बीच होते होते रह गया था, काश वो हो जाता। दूसरे दिन सुबह जब अनिका की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा था। उसे दिए गए ड्रग के हैंगओवर से उसका सर अभी भी भारी था। अनिका को रोहित की दादी माँ का इलाज करने चंडीगढ़ जाना था। उसे होटल पैराडाइज के चेकआउट करने से पहले पैकिंग भी करनी थी। तभी अनिका को रोहित का एक लंबा चौड़ा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि रोहित की दादी माँ को दिल्ली की एक बड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स ज़्यादा बेहतर होंगे, सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही रोहित ने अनिका की ट्रैवल की पूरी आइटिनरी भी भेज दी थी। उसमें लिखा था कि नीचे एक गाड़ी उसका और उसकी बेटी का इंतजार कर रही होगी जो उसे एयरपोर्ट तक ले जाएगी और गाड़ी का ड्राइवर उसे ठीक डिपार्चर गेट तक छोड़ जाएगा। उसका सामान भी ड्राइवर एयरक्राफ्ट में बोर्ड करवा देगा और साथ ही लिखा था कि उसे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस ड्राइवर से कह दे और उसका काम तुरंत हो जाएगा।
इस बात की जिम्मेदारी रोहित की होगी। थोड़ी देर बाद होटल से चेक आउट करके अनिका रिया को लेकर रोहित ने की भेजी हुई कार में बैठ गई। कार उसे एयरपोर्ट तक तो ले गई, लेकिन फिर अचानक कार ने एयरपोर्ट के लेफ्ट से लगा हुआ एक रास्ता पकड़ लिया। अनिका हैरान हो गई। उसने ड्राइवर से पूछा, एयरपोर्ट तो राइट हैंड साइड पर चला गया, आप ये गाड़ी किस रूट पर ले जा रहे हैं? ड्राइवर ने बड़े पोलाइटली अनिका की बात का जवाब दिया, मैडम, यह रास्ता डायरेक्ट रनवे पर पहुंचने के लिए प्राइवेट रूट है। यह बात सुनकर अनिका न सिर्फ इम्प्रेस हुई थी पर हैरान भी हो गई थी। जैसे ही गाड़ी एक फाटक पर पहुंची, गाड़ी का नंबर नोट किया गया और फाटक पर खड़े गार्ड ने अनिका और बच्ची को देखकर अंदर बैठे गार्ड को फाटक ऊपर करने का इशारा किया। अनिका ने यह सब कुछ फिल्मों में पहले से देखा था कि वीवीआईपी लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, मगर आज उसे इस बात का खुद एक्सपीरियंस हो रहा था। अनिका की कार एक छोटे से एयरक्राफ्ट के बगल में आकर खड़ी हो गई। अनिका और रिया जब तक कार से उतरे तब तक अनिका को इस बात का पता चल चुका था कि आज वह एक प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने वाली थी। जैसे ही रिया और अनिका फ्लाइट में बोर्ड हुए, सामने से एक आवाज आई, तो तुम हो वह शैतान बच्चे जो मम्मी की कही बातों को फॉलो नहीं करती? रिया की तरफ देखकर अंदर बैठी अंजलि आंटी ने ये कहा। फ्लाइट पर अंजलि आंटी और किशन अंकल को देखकर अनिका सरप्राइज हो गई। अंजलि आंटी ने रिया को हग करते हुए कहा, ओह माय गॉड, लुक एट हर, कितनी खूबसूरत आंखें हैं। सी लुक लाइक्स एन एंजल राइट फ्रॉम दी हेवन। किशन मामा ने रिया को अपने पास बुलाकर बिठा लिया। वो रिया के साथ बातें करने लगे। अनिका और अंजलि फ्लाइट के दूसरे किनारे पर बने एक छोटे से काउच पर बैठ गए। फ्लाइट अंदर से बेहद शानदार थी। एयरक्राफ्ट के अंदर 2 बेडरूम्स भी दिए गए थे। रोहित ने इस बात पर खास ध्यान दिया था कि अनिका अपने ट्रेवल के दौरान सोना चाहती थी। अंजलि ने अनिका के सामने रोहित की तारीफ करते हुए कहा, रोहित अपने वादों का पक्का है और उसका टेस्ट ऑसम है, लाजवाब। आजकल की जनरेशन में लड़कों में ऐसा क्लास कहाँ देखने को मिलता है। जब उसे पता चला कि तुम हमारी भांजी हो, उसने हम दोनों का ट्रेवल साथी फिक्स कर दिया। किशन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। मैंने सोचा तुम रोहित की दादी का ऑपरेशन करने दिल्ली जा ही रही हो। उसी हॉस्पिटल में थोड़े दिन किशन भी अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे तो अच्छा होगा। अनिका ने अंजलि आंटी से कहा कि वो सर्जरी से पहले थोड़ा आराम करना चाहती थी। उसने जब अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में अंजलि मामी से कहा तो अंजलि आंटी भी फौरन मान गई। मामी ने अनिका से कहा, तुम रिया की चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे मामा यहाँ उसका ख्याल रखेंगे। तुम अंदर बेडरूम में जाकर आराम करो। 1 घंटे के अंदर फ्लाइट ने दिल्ली रनवे पर लैंड किया। एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने के बाद नीचे खड़े गार्ड ने चारों पैसेंजर की ऑफिशियल पेपर वर्क चेक की और उन्हें रोहित की भेजी हुई गाड़ी में बिठा दिया। रास्ते में अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बेटा, इफ यू डोंट माइंड, तुम अपने मामा को हॉस्पिटल की स्पेशल वार्ड में ले जाओ। मैं रिया को लेकर घर जाती हूँ। हम दोनों वहाँ थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर तुम लोगों से मिलने हॉस्पिटल आ जाएंगे। अनिका वैसे भी रिया को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए उसने ऑफर को मान लिया और कहा, मामा की बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा और उनका ख्याल रखने के लिए मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ। मामा ने इस बात पर तुरंत आगे की सीट से पीछे मुड़कर कहा, बेटा, जब से तुमने मेरी सर्जरी की है तुम्हारा मामा पहले से ज्यादा फिट हो गया है। और बेटा, जब से तुम मिली हो हमें किसी बात की फिक्र नहीं। थोड़ी देर में गाड़ी दिल्ली की लाइफ केयर हॉस्पिटल की गेट में दाखिल हुई। यह हॉस्पिटल भी खुद मारवा परिवार की ही थी, मगर मनाली के मुकाबले इस हॉस्पिटल में काफी मॉडर्न टेक्निक और इक्विपमेंट्स मौजूद थे। देश भर के वीवीआईपी भी यहीं पर आकर अपनी ट्रीटमेंट करवाते थे। इस हॉस्पिटल में जाकर किसी को भी 1 सेकेंड के लिए यह ख्याल जरूर आता कि आखिर यह हॉस्पिटल है या कोई 5 स्टार होटल। अनिका ने हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ के साथ मिलकर किशन अंकल को हॉस्पिटल के वीवीआईपी वार्ड में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद बेड पर लेटे हुए किशन मामा में
अनिका से कहा, बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो चाहता था कि घर चला जाऊं और तुम्हारी बेटी रिया के साथ थोड़ा और खेलूं। बड़ी प्यारी बच्ची है, उसके साथ फ्लाइट में कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। दिल करता है कि दौड़कर घर चला जाऊं, लेकिन तेरी मामी कहती है अभी और थोड़े दिन मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रहना होगा। अनिका ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मामा की बात का जवाब दिया। मामी ठीक ही तो कह रही हैं, थोड़े दिन और अगर अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे तो हर्जी क्या है। बेटर सेफ देन सॉरी। किशन अंकल को वीवीआईपी वार्ड में सेटल करने के बाद अनिका को आईसीयू में जाना था। उसने रोहित की भेजी हुई अपनी दादी की सारी रिपोर्ट्स पहले से पढ़ ली थी। अब उसे जल्दी से सर्जरी शेड्यूल करनी थी और दादी माँ का इलाज करना था। उसे पता था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही उसे उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। जब अनिका ऊपर किशन मामा के साथ थी तब आईसीयू वार्ड के बाहर रोहित का परिवार इकट्ठा हुआ था। रोहित के साथ छोटा आर्यन भी वहीं मौजूद था। परिवार के कुछ लोग रोहित का विरोध कर रहे थे और रोहित से कह रहे थे, तुम्हारी जीत की वजह से हुआ है यह सब। इस बच्चे के कदम है ही मनहूस। जब से मारवा खानदान में इसकी एंट्री हुई है हमारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। कभी लॉस कर रही है तो दादी माँ की हालत देखी तुमने, और आज इस लड़के के कदम पड़ते ही उनकी कंडीशन और भी खराब हो गई है। क्या जरूरत थी चंडीगढ़ के अस्पताल से उन्हें यहाँ शिफ्ट करने की। रोहित एक रिस्पॉन्सिबल आदमी था। सबकी बातों का जवाब देते हुए उसने कहा, चंडीगढ़ की हॉस्पिटल से बेटर ऑपरेशन की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मौजूद है। जाहिर सी बात है उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होने की ज्यादा चांसेस यहीं पर थे, और मैंने जो भी डिसीजन लिए हैं वह दोनों हॉस्पिटल में मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर की सलाह से लिए हैं। यह बात सुनते ही परिवार की एक औरत ने कहा, मैं रोहित की बात से सहमत हूँ। इन सब में रोहित का कोई फॉल्ट नहीं। एक्चुअली जो कुछ भी दादी माँ के साथ हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ इस शैतान आर्यन की वजह से हो रहा है। ही इज नॉट डिस्टर्ब टू बी इन द फैमिली। इसकी वजह से दादी माँ का एक्सीडेंट हुआ और आज इसके आते ही इनकी कंडीशन पहले से ज्यादा बदतर हो गई। नन्हे आर्यन को अपने परिवार की ऐसी बातें सुनने की आदत बहुत पहले से थी। वह टेंशन में खड़ा बस सबको देख रहा था और भगवान से प्रे कर रहा था कि उसकी ग्रैंड यानी कि उसकी बड़ी दादी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आर्यन को इस बात का भी टेंशन था कि कहीं अनिका वहां आकर उसे रोहित के साथ न देख ले। इसलिए मौका देखते ही आर्यन ने रोहित से कह दिया, डैड अगर यह लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं दादी माँ के पास तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आर्यन की यह बात सुनकर रोहित को परिवार के लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर आर्यन ने रोहित का हाथ पकड़कर उसे प्यार से देखकर रिक्वेस्ट की, प्लीज लेट मी गो फ्रॉम हियर। एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित ने हॉस्पिटल के एक पुराने स्टाफ से कहा कि वह आर्यन को हॉस्पिटल में ही बने प्राइवेट रूम में लेकर जाए। जैसे ही आर्यन वहां से निकला, अनिका तेजी से आईसीयू वार्ड की तरफ आई। आर्यन ने अनिका को आते हुए देखा। आर्यन हॉस्पिटल के स्टाफ से जिद करने लगा कि वह उसे अपनी गोद में उठा ले। जैसे ही स्टाफ ने आर्यन को उठाया, आर्यन ने अपना सर स्टाफ के कंधे पर रख दिया और पीछे की ओर देखने लगा, जिससे अनिका उसका चेहरा न देख पाए। अनिका का ध्यान आईसीयू के बाहर खड़े लोगों पर था। जब आर्यन अनिका की बगल के पास से गुजरा तब अनिका का ध्यान उस पर नहीं पड़ा। अनिका आईसीयू वार्ड के पास पहुंची इससे पहले कि रोहित अनिका का इंट्रोडक्शन बाकी के परिवार वालों से करवाता। आईसीयू के अंदर से एक नर्स बाहर आई और दौड़ते हुए परिवार के साथ खड़े एक डॉक्टर के पास आकर उसने कहा, सर प्लीज हरी अप, आई थिंक वी आर लूजिंग हर। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बतलाएं। आपकी एक कमेंट से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।